डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले दुनिया में पावर शिफ्टिंग का विश्लेषण करेंगे, जिसे सभी भारतवासियों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का डीएनए विशेषांक आप सभी के काम आ सकता है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और ईरान जैसे देशों ने जो घटनाएं वहां हो रही हैं, उसका असर आप पर कैसे पड़ने वाला है। दुनिया में पावर शिफ्टिंग की इस प्रक्रिया में आगे क्या क्या होने वाला है और एक एक घटना किस तरह सीधे आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। मित्रों, आज आपको समझना चाहिए दुनिया में पावर शिफ्टिंग की प्रक्रिया में जो दोस्त थे वो कैसे दुश्मन बनते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो में दरार क्यों पड़ गई है और कल तक जो अमेरिका यूरोप का रखवाला बन रहा था, आज वही अमेरिका यूरोपीय देशों को खतरा क्यों लग रहा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिस रूस को यूरोप सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उसी रूस से बातचीत की नसीहत क्यों दे रहे हैं। मित्रों, पावर शिफ्टिंग की इस प्रक्रिया में अमेरिका रूस को धमका रहा है और चीन अमेरिका को धमकी दे रहा है। मिडिल ईस्ट में एक खलीफा दूसरे खलीफा का दुश्मन बन गया है और कट्टर मुस्लिम देश अपने कट्टर दुश्मन इजराइल की मदद करने वाले कदम उठा रहे हैं। और दुनिया में हो रही ये सारी घटनाएं आपके लिए सिर्फ खबर नहीं है, ये सीधे आपके घर पर असर डालने वाली घटनाएं हैं। आज हमारे इस विशेषांक को ध्यान से देखना आपके लिए इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसे देखकर, इस पावर शिफ्टिंग के असर को समझकर भारत के निम्न, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग दोनों को भविष्य की योजनाएं बनानी होंगी। इस पावर शिफ्टिंग में सबसे पहले बात अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की करते हैं, क्योंकि बदलते समीकरणों में सबसे ज्यादा बदलाव इन्हीं रिश्तों पर पड़ रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो के 32 देशों में से 31 एक तरफ खड़े हैं और सबसे ताकतवर अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं, उनको समझा रहे हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस नेटो से नहीं डरता, सिर्फ अमेरिका से डरता है। ट्रंप यूरोप को रूस का डर दिखा रहे हैं, यूरोप को समझा रहे हैं अगर अमेरिका नहीं होगा तो रूस पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा देगा। पहले यूक्रेन पर कब्जा करेगा, फिर दूसरे देशों को निशाना बनाएगा। आज आपको यूरोप की इस नसीहत के पीछे ट्रंप की मंशा के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा करके अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप को समझा रहे हैं कि जिस चीज की उनको जरूरत है उसे सौंप दिया जाए, यानी ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दिया जाए। हमने आपको कल डीएनए में बताया था, डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को ऑर्डर दिए हैं, ग्रीनलैंड पर हमला करने वालों को पहले गोली मारें, फिर किसी सवाल का जवाब दें। कई यूरोपीय देशों को डेनमार्क की प्रधानमंत्री की बात बहुत अच्छी लगी थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन के नेताओं ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का बचाव किया था। लेकिन आज ट्रंप ने यूरोप को धमकाया है। अमेरिका के बगैर यूरोपीय देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ट्रंप ने सारे यूरोप को बता दिया है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूर करेंगे। ट्रंप ने इसकी वजह भी बताई है। यह भाषा कूटनीति की नहीं है, ताकत की भाषा है। कम से कम अपने सहयोगियों से इस तरीके की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन ट्रंप ने कह दिया, ग्रीनलैंड को प्यार से दे दो, नहीं तो अमेरिका ताकत से छीन लेगा। ट्रंप यूरोपीय देशों का अपमान करते हुए कह रहे हैं, ग्रीनलैंड डेनमार्क का तो नहीं रहने वाला, क्योंकि अमेरिका ने इसको नहीं लिया तो चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं, ट्रंप अपने सहयोगियों को समझा रहे हैं बगैर अमेरिका यूरोपीय देशों का कोई वजूद नहीं है और वो सिर्फ अमेरिका की कृपा से ही जी रहे हैं। हमने आपको कल डीएनए में यह भी बताया था कि किस तरह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका साम, दाम, दंड और भेद चारों उपायों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ऐसे में यूरोप के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे, यानी ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दे। दूसरा विकल्प, अमेरिका के अलावा नेटो में शामिल सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर ग्रीनलैंड को बचाएं। यूरोप ने पहला विकल्प चुना तो अमेरिका का फायदा है, लेकिन दूसरा विकल्प चुना तो कल तक दोस्त रहे अमेरिका और यूरोप आमने सामने होंगे, यानी अमेरिका और यूरोप में युद्ध होगा। और ट्रंप की नीतियों ने अब यूरोपीय नेताओं को दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यूरोपीय देश रक्षा, ऊर्जा, किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसीलिए पहले फ्रांस ने रूस से बात करने के संकेत दिए थे और अब ट्रंप की करीबी माने जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय देशों को रूस से बातचीत करने की सलाह दी है। इन बयानों को यूरोप की नीतियों में आ रहे परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। आज आपको मेलोनी के बयान के बारे में भी जानना चाहिए।
इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सही हैं। अब वो समय आ गया है जब यूरोप को रूस से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर यूरोप शांति वार्ताओं में केवल एक पक्ष से बात करेगा तो उसकी भूमिका सीमित रह जाएगी और हम सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे। शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों से संवाद हो। इसके अलावा मेलोनी ने साफ साफ कहा, यूरोपीय संघ को रूस के साथ सीधी बातचीत के लिए एक नेता या दूत नियुक्त करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अब यूरोप अमेरिका के इशारे पर पुतिन से बात नहीं करना चाहता, सीधे पुतिन से डील करना चाहता है। और यह सलाह वो जॉर्जिया मेलोनी दे रही हैं, जो यूरोप में ट्रंप की सबसे करीबी मानी जाती है। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका की उस योजना पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था जिसमें ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री के इस्तेमाल की बात कही गई थी। यानी साफ है, ग्रीनलैंड प्रकरण के बाद यूरोप अमेरिका को विश्वसनीय सहयोगी नहीं मान रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यूरोपीय देशों को रूस के और करीब जाने की सलाह दे चुके हैं। मतलब अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यूरोपीय देश रूस के करीब जाने का विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि रूस से दुश्मनी से यूरोप का कितना नुकसान हो रहा है और रूस से दोस्ती यूरोप के लिए कितनी फायदेमंद है। पहले यूरोपीय देश रूस से 40% गैस खरीदते थे। जर्मनी जैसे देश तो अपने इस्तेमाल की 55% गैस रूस से लेते थे। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद रूस की सस्ती गैस के बजाय यूरोप को अमेरिका से महंगी गैस खरीदनी पड़ी, जिससे यूरोपीय देशों में गैस की कीमत 5 से 7 गुना बढ़ गई। इससे जर्मनी, फ्रांस, इटली और इटली जैसी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों के कारखानों में प्रोडक्शन धीमा हो गया। महंगाई में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब तक यूरोप को इसकी वजह से $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पहले यूरोप रूस से गेहूं और उर्वरक खरीदता था, लेकिन अब यूरोपीय देश सिर्फ यूक्रेन से गेहूं लेते हैं, जिसका निर्यात हमलों और रास्ता रोकने की वजह से अब बाधित होता रहता है। वहीं मिस्र, अल्जीरिया, कनाडा और अमेरिका से गेहूं और उर्वरक मंगाना महंगा है। इससे यूरोपीय देशों में खाद्य महंगाई 20 से 30% तक बढ़ी है। इससे किसानों की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकारों को किसानों को सब्सिडी देनी पड़ी है, जिससे यूरोपीय देशों का खजाना खाली हुआ है। इसके अलावा रूस से व्यापार बंद होने से यूरोप की निर्भरता अमेरिका और मिडिल ईस्ट पर बढ़ी है। यानी यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता कमजोर हुई है। अब यूरोप को रूस से लड़वाने के बाद अमेरिका तेवर दिखा रहा है, तो यूरोप देशों को फिर से रूस की याद आ रही है। आपने देखा युद्ध से यूरोप का कितना नुकसान हुआ, लेकिन अगर ग्रीनलैंड पर यूरोप और अमेरिका भिड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ अमेरिका या यूरोप का नहीं होगा, भारत का भी होगा, आपका भी होगा। और इसके लिए आपको आगे क्या क्या करना है, इसे समझने के लिए आप इस विश्लेषण को लगातार देखते रहिए। अगर हम इस विश्लेषण में आगे बढ़े तो मित्रों, दुनिया में यूरोप और अमेरिका के संघर्ष की आशंका अभी अभी पनपी है, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच कई क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है जो किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका वेनेजुएला, ताइवान और ग्रीनलैंड से लेकर कई हिस्सों में चीन के हित के सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीधे चीन को अपने देश के लिए खतरा बता रहे हैं, जो चीन के संयम को भी तोड़ रहा है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़े थिंक टैंक ने सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन से अमेरिका को सीधे युद्ध की धमकी मिली हो। विक्टर गाओ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रणनीतिकार हैं। विक्टर गाओ कह रहे हैं, चीन अमेरिका को हाइड्रोजन बम से नष्ट कर देगा। चीन के किसी थिंक टैंक ने आज तक अमेरिका के लिए इतने आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आज आपको यह भी समझना चाहिए विक्टर गाओ के बयान को दुनिया क्यों गंभीरता से ले रही है, क्यों इसे अमेरिका चीन के संभावित युद्ध का संकेत मान रही है। विक्टर गाओ बीजिंग के सबसे ताकतवर थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं। गाओ चीनी विदेश मंत्रालय, सैन्य नीति और पार्टी नेतृत्व से जुड़े विमर्श का हिस्सा रहते हैं। चीन में ऐसे लोग सरकार से अलग बोलने की आजादी नहीं रखते और उनके शब्द अक्सर सरकारी संकेत ही होते हैं। यानी विक्टर गाओ का यह बयान बताता है चीन लगातार आक्रामकता दिखा रहा है, अमेरिका पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त यूरोप से अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं, अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, उसी वक्त चीन अमेरिका की आक्रामकता का जवाब दे सकता है। ट्रंप ने आज ही ऐलान किया कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन चीन कई दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था और अब चीन को लगने लगा है कि अमेरिका की आक्रामकता का जवाब नहीं दिया तो चीन से बहुत कुछ छिन जाएगा।
लेकिन दुनिया भर में अपनी ताकत की धौंस जमा रहे डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं उनके लिए रूस से भी ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। और चीन की धमकी को देखते हुए अब अमेरिका ने महायुद्ध का सबसे बड़ा संकेत भी दे दिया है। बीती रात अमेरिकी वायुसेना का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विमान E-4B नाइट वॉच वाशिंगटन के आसमान में दिखाई दिया। इस खास विमान को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन असल में अमेरिका का उड़ता हुआ युद्ध मुख्यालय है। अगर जमीन पर व्हाइट हाउस, पेंटागन और सभी सैन्य ठिकाने नष्ट हो जाएं, तो भी अमेरिका इसी जहाज से पूरी जंग चला सकता है। आज दशकों बाद अचानक ये विमान दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका के उड़ते पेंटागन ने अमेरिका के नेब्रास्का स्थित अपने पुराने बेस से उड़ान भरी और वॉशिंगटन के करीब मैरीलैंड में पहुंचा। 51 साल के ऑपरेशनल इतिहास में यह विमान खुले तौर पर मूवमेंट करता हुआ बहुत ही कम दिखाई दिया है। और जिस वक्त चीन अमेरिका को हाइड्रोजन बम से हमले की धमकी दे रहा है, वेनेजुएला पर हमला करने और फिर रूस का जहाज जब्त करने से वैश्विक तनाव बढ़ा है, उस वक्त इस प्लेन के दिखने से दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है। क्या अमेरिका किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे लेकर अभी तक दुनिया अनजान है? आज आपको अमेरिका के इस डूम्सडे प्लेन के बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली प्लेन न्यूक्लियर अटैक के बाद भी काम करता है, यानी परमाणु बम फट जाए, जमीन के सारे कंप्यूटर जल जाएं, मोबाइल इंटरनेट सब बंद हो जाए, फिर भी यह विमान काम करता रहेगा। मिसाइल लॉन्च के आदेश भेजता रहेगा। यह प्लेन हवा में उड़ते हुए पूरी दुनिया से जुड़ा रहता है। इसके ऊपर 67 एंटीना और सैटेलाइट्स डिश लगे हुए हैं। इसका मतलब यह अमेरिका की हर मिसाइल, हर परमाणु डिब्बी, पनडुब्बी, हर एयरबेस से यह जुड़ा हुआ है। यानी यह विमान पूरी अमेरिकी सेना का दिमाग है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद हवा में कई दिन तक रह सकता है। हवा में ही ईंधन भर सकता है। जरूरत पड़े तो कई दिन तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका मतलब इसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। इस प्लेन के अंदर पूरा वॉर रूम मौजूद है। इसके अंदर मीटिंग रूम, मिसाइल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, रक्षा मंत्री का निजी कमरा और सोने के लिए बेड भी है। यानी ये उड़ता हुआ पेंटागन है। इस प्लेन में करीब 112 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। यानी अमेरिकी सेना के जनरल, मिसाइल एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेशन अफसर, साइबर वॉर टीम सब एक साथ बैठकर युद्ध पर नियंत्रण कर सकते हैं। और 1975 से अमेरिका में हर वक्त कम से कम एक डूम्सडे प्लेन हमेशा रेडी मोड में रहता है। यानी संकट आते ही 10 मिनट में यह आसमान में होगा। डीएनए मित्रों, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका इसी जहाज से पूरी दुनिया से लड़ेगा। यानी यह विमान युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को यह दिखाने के लिए है कि अमेरिका को हराना असंभव है। और अमेरिका ने इसको दिखाकर युद्ध के लिए तैयार होने या फिर किसी बड़े हमले का संकेत दे दिया। अमेरिका डूम्सडे प्लेन का इस्तेमाल करे, यह नौबत चीन या रूस से युद्ध के दौरान आ सकती है। और अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो आम भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। रूस भारत को सस्ता तेल देता है। युद्ध से वो बंद होगा, जिससे पेट्रोल डीजल 15 से 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो सकता है। रूस की मदद करने पर अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ और बैंक प्रतिबंध लगा सकता है। इससे रुपया गिरेगा और महंगाई बढ़ेगी। दुनिया में कहीं भी बड़ा युद्ध छिड़ा तो डॉलर महंगा होगा, इससे भी भारत में महंगाई बढ़ेगी। किसान के लिए खाद और डीजल महंगा होगा, मतलब उत्पादन की लागत बढ़ेगी। भारत की आईटी इंडस्ट्री अमेरिका, यूरोप पर निर्भर है। अमेरिका युद्ध में उतरा तो कंपनियों में छटनी होगी, मतलब भारतीयों की नौकरियों पर खतरा होगा। चीन और अमेरिका का युद्ध होता है तो दवाइयां 40 से 50% महंगी हो जाएंगी, क्योंकि दवाइयों के लिए भारत कच्चा माल चीन से मंगवाता है। शेयर बाजार में गिरावट होगी, जिससे निवेशकों के पैसे डूबेंगे, जिसका असर दिख भी रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामकता के बाद बदलती वैश्विक परिस्थितियों की वजह से भारत में सेंसेक्स 5 दिन में 2100 अंक से अधिक नीचे गिरा है। इस गिरावट से निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब चुके हैं। यानी 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे देश में 5 दिन के अंदर हर हिंदुस्तानी की जेब से लगभग 10,000 रुपए निकल गए। सोचिए, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ और 5 दिन में भारतीयों की जेब से 10,000 यानी रोजाना 2,000 निकल गए। अगर युद्ध शुरू हो गया, ये आशंकाएं सही साबित हो गई, तो बाजार का क्या होगा? महंगाई कहां पर पहुंचेगी? आप अपना बजट कैसे बनाएंगे? इसीलिए आपको हर वैश्विक घटना को ध्यान से देखना चाहिए, उसके असर को समझना चाहिए और उसी हिसाब से निवेश
और अपने भविष्य की योजनाओं को बनाना चाहिए और डीएनए के विश्लेषण इसमें आपकी मदद लगातार करते रहेंगे। डीएनए मित्रों, अमेरिका के यूरोप, चीन और रूस जैसे देशों के तनाव की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन भारत के नजदीक ईरान में स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हैं। यहां तख्तापलट के साथ युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। आज आपको ईरान के लगातार बदल रहे घटनाक्रमों के बारे में भी पता होना चाहिए। ईरान में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है, यानी ईरान में सरकार के खिलाफ आंदोलन दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ईरान की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों को लेकर एक साथ सख्त चेतावनियां जारी कर दी हैं। हमने कल आपको ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की सख्त चेतावनी वाली खबर दिखाई थी। इसके बाद ईरान में कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मारने की खबर आई है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। ईरान के अस्पताल घायलों से भर गए हैं। एक रिपोर्ट में बीती रात 200 लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ईरान में इंटरनेट और इंटरनेशनल कॉल्स बंद होने की खबर हमने आपको पहले ही दिखा दी थी, लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि इन पाबंदियों के बाद भी आंदोलन की आग कम नहीं हुई है। तो ईरान में आग लगी है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखकर बताया, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार की सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। हालांकि शहर पर कब्जे को लेकर ट्रंप के दावे को ईरान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान की ओर से सुरक्षा बलों के शहर छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी खबरें ईरान में प्रदर्शनकारियों के बढ़ते असर को दिखा रही हैं। हमने कल आपको डीएनए में दिखाया था कैसे ईरान की महिलाएं खामनेई की तस्वीरों को जला रही हैं, और आज पता चला कि खामनेई ने अपना ठिकाना बदल लिया है। महिलाओं के उग्र होते विरोध के बीच खामनेई के सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट करने की खबरें आई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को उनकी पर्सनल सेना कही जाने वाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने छिपा दिया है। खतरे को देखते हुए खामनेई को ईरान के टाबास के रेगिस्तान में भेज दिया गया है। खामनेई रेगिस्तान के सुरक्षित बंकर में मौजूद हैं। ईरान में हालात संभल नहीं रहे हैं और खामनेई का सुरक्षित ठिकाने पर जाना बताया जाता है ये इतनी आसानी से अब काबू में आने वाला नहीं। डीएनए मित्रों, सोवियत संघ के खिलाफ बना नेटो टूट रहा है, वहीं मजहब के नाम पर बने एक और नेटो का अब विस्तार हो रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की जो शुरुआत की, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, इसे अब समझने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की बातचीत अंतिम चरण में है। तुर्की जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के बीच इसी हफ्ते एक सैन्य बैठक भी हुई है। तुर्की वो देश है जो असली नेटो में भी है, लेकिन नेटो में तुर्की की हैसियत बहुत ही छोटी है। इसी वजह से ताकत के भूखे और मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे एर्दोआन इस्लामिक नेटो बनाकर उसकी कमान संभालने की फिराक में। तीनों देशों के बीच समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर होगा। नेटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमले को नेटो के सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यानी तुर्की अगर इस्लामिक नेटो में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में वो पाकिस्तान का साथ देगा। डीएनए मित्रों, इस इस्लामिक नेटो की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते से हुई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया कि किसी एक देश पर हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। डीएनए मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में तुर्की के शामिल होने पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए समीकरण कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों देशों की क्षमता के बारे में जानना जरूरी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इस्लामिक दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान जहां परमाणु शक्ति से संपन्न देश है,
वहीं तुर्की हथियारों की तकनीक के मामले में मजबूत है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति माना जाता है, यानी तीनों देशों का गठबंधन बन जाने के बाद मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा में नया युग शुरू हो सकता है। इसमें परमाणु शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति का मेल होगा, गठजोड़ होगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर वास्तव में तुर्की इस समझौते में शामिल होता है तो सैन्य शक्ति के मामले में यह कितना बड़ा गठबंधन होगा। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में तुर्की 9वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें और सऊदी अरब 24वें स्थान पर आता है। तीनों को मिला दें तो अनुमानित सैन्य ताकत में यह गठबंधन टॉप 5 से 7 स्थान पर होगा। तुर्की का रक्षा बजट 47 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का 9 अरब डॉलर और सऊदी अरब का 75 अरब डॉलर, यानी तीनों का संयुक्त रक्षा बजट 130 अरब डॉलर से ज्यादा होगा, जो दुनिया में टॉप 3 में होगा। सैनिकों की संख्या की बात करें तो तुर्की के पास लगभग 4 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख और सऊदी अरब के पास 2.5 लाख, यानी कुल मिलाकर 13 लाख सैनिक होंगे, जो दुनिया में टॉप 3 में होंगे। हवाई शक्ति की बात करें तो तुर्की के पास 200 लड़ाकू विमान हैं, पाकिस्तान के पास 400 और सऊदी अरब के पास 300, यानी कुल मिलाकर 900 फाइटर प्लेन्स हैं। इस तरह यह गठबंधन दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा। इस तरह तीनों देशों की संयुक्त ताकत दुनिया में टॉप 5 में हो सकती है। सैन्य ताकत में मजबूती के साथ यह गठबंधन सुन्नी देशों की एकजुटता बढ़ाएगा। इसका असर न सिर्फ भारत और इजराइल पर पड़ेगा, बल्कि ईरान के लिए भी यह खतरा साबित हो सकता है। अलग अलग देशों पर प्रभाव की बात करें तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से पैसा और तुर्की से हथियार मिलेगा, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ेगा। भारत के लिए यह गठबंधन एक रणनीतिक चुनौती है। इससे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। इजराइल के लिए भी यह गठबंधन चिंता की बात है। गठबंधन बना तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के दबदबे को सीधे चुनौती मिलेगी। ईरान के लिए भी यह गठबंधन बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब इस गठबंधन के सहारे ईरान समर्थक हुती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को रोक सकता है। अमेरिका और नेटो के प्रभाव के लिए भी यह गठबंधन शुभ संकेत नहीं है, लेकिन इससे तुर्की के खिलाफ पश्चिमी देशों में माहौल बनेगा। तुर्की को पश्चिमी देश विश्वसनीय सहयोगी के रूप में नहीं देखेंगे। डीएनए मित्रों, इस्लामिक नेटो का एक सच यह भी है कि समझौता हो जाने के बाद भी इनके बीच नेटो जैसा तालमेल नहीं बन पाया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नेटो जैसा समझौता पहले से है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के साथ टकराव के दौरान सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। समझौते के मुताबिक सऊदी अरब को पाकिस्तान पर हमले को खुद पर हमले की तरह मानना चाहिए था। उसे अफगानिस्तान को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने के बदले दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराता रहा। यानी इस्लामिक नेटो बनाने के प्लान की पहले ही पोल खुल चुकी है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आता रहा है। भले ही हाल के वर्षों में तुर्की और सऊदी अरब के बीच संबंधों में सुधार आया हो, लेकिन दोनों देश पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने के लिए दोनों देशों के बीच मुकाबले का लंबा इतिहास रहा है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। ऐसे में इस गठबंधन को बहुत भरोसेमंद बताना जल्दबाजी हो। मित्रों, नेटो की तर्ज पर इस्लामिक गठबंधन बनता है तो उसका असर वैसे तो पूरी दुनिया पर होगा, लेकिन इन देशों के निशाने पर सबसे ज्यादा भारत और इजराइल होंगे। हम आपको तीनों देशों की संयुक्त ताकत के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अगर भारत और इस्लामिक नेटो के बीच टक्कर हुई तो क्या होगा, इसे भी आंकड़ों के जरिए अब समझ लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में इस्लामिक नेटो के तीनों देशों को मिलाकर 5 से 7वीं रैंकिंग होगी, जबकि भारत की रैंकिंग चौथी है। इस्लामिक नेटो का रक्षा बजट 131 अरब डॉलर का होगा, जबकि भारत का रक्षा बजट 81 अरब डॉलर है। इस्लामिक नेटो के सैनिकों की संख्या 13 लाख होगी, जबकि भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। यानी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को मिलाकर जितने सैनिक हैं, उससे ज्यादा सैनिक अकेले भारत के पास हैं। इस्लामिक नेटो के पास 6000 टैंक हैं, जबकि भारत के पास 4600 हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो इस्लामिक नेटो के पास 900 फाइटर जेट्स होंगे और भारत के पास लगभग 500 है। यानी तीनों इस्लामिक ताकतों के मिल जाने के बाद भी भारत से मुकाबला करने में वो सक्षम है। हालांकि कुछ मामलों में इस्लामिक नेटो ज्यादा मजबूत दिखता है। इसी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या भारत को भी अपना नेटो बनाने की जरूरत आ गई है? वैसे तो भारत गुटनिरपेक्ष देश रहा है,
लेकिन इस्लामिक नेटो का जवाब देने के लिए भारत भी उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है जो तुर्की के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। तुर्की का जवाब देने के लिए ग्रीस और साइप्रस जैसे तुर्की के विरोधियों से भारत अपने संबंध लगातार आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया में तुर्की विरोधी एसडीएफ और डूज मिलिशिया को जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे कदमों का एक ही लक्ष्य है, अगर इस्लामिक दुनिया का खलीफा कहे जाने वाला तुर्की दूसरे देशों को चुनौती दे तो उसके पड़ोस में पहले से ही एक बड़ी सामरिक चुनौती मौजूद रहे। तुर्की के साथ डिफेंस डील को देखते हुए पाकिस्तान का जोश हाई है, लेकिन आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो संदेश दिया उससे इस्लामाबाद के जोश के साथ होश भी उड़ गए होंगे। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में लंबा वक्त बिताकर भारत के इस दुश्मन को करीब से समझने वाले जासूसी के सरताज अजीत डोभाल ने ऐलान जंग कर दिया। यह ऐलान जंग है क्या, इसका विश्लेषण करने से पहले आज आपको देश के एनएसए की युद्ध से जुड़ी परिभाषा बेहद गौर से सुननी और समझनी चाहिए। लड़ाई क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गड्ढे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके। भारत के 007 यानी अजीत डोभाल के इस बयान का अर्थ सिर्फ किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। देश के युवाओं को संबोधित करते हुए डोभाल ने यह बता दिया कि कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब युद्ध से ही लंबी अवधि के शांतिकाल को हासिल किया जा सकता है। अजीत डोभाल ने बताया कि किस तरह एक सोची समझी और मजबूत सैन्य कार्रवाई दुश्मन के हौसले को जर्रा जर्रा कर देती है। अब हम आपको आसान भाषा और तथ्यों के साथ डोभाल डॉक्ट्रिन का ये चैप्टर समझाने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के बहुत अंदर 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस सटीक हमले की वजह से पाकिस्तान का मनोबल टूटा और पाकिस्तानी फौज को हमले रोकने की अपील करनी पड़ी। इसी वजह से गलवान के टकराव के दौरान कैलाश हाइट्स पर अचानक कब्जा करके भारत ने चीन का भी मनोबल तोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद ही चीन ने एलएसी पर डी एस्केलेशन यानी सैनिकों को वापस भेजने पर बातचीत शुरू की। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए नौसैनिक बेड़ा भेजा था। यह खबर मिलते ही भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। इस एक्शन से अमेरिका को समझ में आ गया कि पाकिस्तानी नौसेना की अब मदद नहीं की जा सकती। कराची में किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से ही अमेरिकी नौसेना हतोत्साहित होकर वापस लौट गई थी। किस तरह युद्ध से शत्रु का मनोबल तोड़ा जा सकता है, यही अजीत डोभाल ने आज समझाया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिसके बाद देश के युवाओं को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। यह संदेश आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। वर्षों या दशकों तक नहीं, बल्कि सदियों तक भारत पर आक्रमणकारियों ने हमले किए, भारत की संपदा को लूटा। इसी इतिहास को लेकर अजीत डोभाल कह रहे हैं कि शत्रु बोध बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में देश के अंदर या बाहर से कोई खतरा भारत को क्षति ना पहुंचा सके। डीएनए मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज इतिहास के पन्नों को खोला, पुरखों के अपमान और उनके असहाय होने का भी जिक्र किया। डोभाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोमनाथ साधना से पहले आपको अजीत डोभाल को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। डीएनए मित्रों, सोमनाथ मंदिर उस दौर में हमारी सभ्यता और धर्म के अपमान का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका अपमान किया गया।
1000 साल बाद वही सोमनाथ मंदिर आज भारत की आस्था, संघर्ष और पुनरुत्थान का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर 17 बार नष्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद खड़ा हो गया। सोमनाथ मंदिर ने दिखाया है कि भारत कभी झुकता नहीं। 1000 साल पहले यानी जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के स्मरण के उत्सव के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मंदिर में आयोजित महाआरती में शामिल हुए, साथ ही वो मंदिर परिसर में आयोजित ओंकार मंत्र जाप में भी सम्मिलित हुए। यह अखंड ओंकार जाप 72 घंटों का है, जो आस्था की निरंतरता, एकता और सभ्यता की शक्ति का प्रतीक है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने पहली बार सोमनाथ पर हमला किया था। इसके बाद सदियों तक मंदिरों को बार बार नष्ट किया जाता रहा। इसके बावजूद सोमनाथ सनातन धर्मियों की सामूहिक चेतना से कभी ओझल नहीं हुआ। मंदिर के विनाश और पुनरुद्धार का यह चक्र विश्व इतिहास में अद्वितीय है। नया साल सोमनाथ मंदिर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद मौजूद सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए 1951 में खोला गया था, यानी उसके 75 साल अब पूरे हो रहे हैं। सौराष्ट्र के तट पर अडिग खड़ा सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि विनाशकारी शक्तियां इतिहास के पन्नों में ओझल हो जाती हैं, वहीं आस्था, सच्चाई और आत्मसम्मान हमेशा बना रहता है। गजनवी ने 30,000 घुड़सवारों के साथ भारत पर चढ़ाई की थी। सोमनाथ मंदिर के रास्ते में उसने कई शहर लूटे और मंदिरों को तोड़ा। सोमनाथ पहुंचकर उसने 3 दिन तक मंदिर की घेराबंदी की। मंदिर में हजारों भक्त और रक्षक थे जिनकी हत्या की। गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा और उसके टुकड़े गजनी ले गया। उसने मंदिर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। यह हमला हिंदू आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे इस्लाम की विजय बताया, लेकिन भारतीय इतिहास में यह लूट और विध्वंस का प्रतीक है। गजनवी के हमले के 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर उसी गौरव, प्रतिष्ठा और आस्था के साथ खड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक देव भवन नहीं है, यह एक शिलालेख है जिस पर लिखा शब्द शब्द ये संदेश दे रहा है कि सनातन पर वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य आक्रमण करने वालों का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हजारों वर्ष पुराना आस्था का वो केंद्र आज भी समुद्र के किनारे भगवा विचार और विश्वास का प्रसार कर रहा है। मित्रों, सनातन पर हमला सिर्फ 11वीं शताब्दी में ही नहीं हुआ, आज भी हो रहा है। 1000 साल पहले आक्रमणकारी का नाम महमूद गजनवी था, आज उसका नाम, उसकी पहचान कुछ और है। तब महमूद गजनवी ने धन के लिए धर्म को हथियार बनाया था। आज भी महमूद गजनवी के कुछ वैचारिक वंशज पैसे के लिए सनातनी आस्था पर चोट कर रहे हैं। गजनवी तलवार से वार करता था, आज उसकी विचारधारा के वाहक प्रोपोगेंडा से प्रहार कर रहे हैं। वो संपदा के लिए मंदिरों को लूटता था और ये डॉलर के लिए आस्था को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसे कालनेमी पकड़े गए हैं जो अव्यवस्थित ढंग से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो एजेंडाधारी संगम के तट पर सनातनी श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहे थे। उनके कुछ वैचारिक सहोदारों ने 4 दिन पहले दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश की थी। दोनों का उद्देश्य एक है मित्रों, इसलिए हम इन्हें आज के गजनवी कहकर के संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के गजनवी ने प्रयागराज में क्या किया। जहां आस्था का संगम है, जहां सनातनी श्रद्धा का मेला लगा हुआ है, उस माघ मेले में लाखों सनातनियों के बीच खड़े होकर साधु, संतों और महंतों की उपस्थिति में आज के गजनवी ने सनातन को बदनाम करने की साजिश की। पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड षड्यंत्र जो कुंठा क्लब के लिए बौद्धिक खुराक बन रहा था। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले प्रदीप साहू और चंदन कुमार माघ मेले में पहुंचे। प्रदीप साहू ने चंदन कुमार के माथे पर चंदन लगाया, उसे भगवा कपड़ा पहनाया, गले में रुद्राक्ष की माला डाली, माथे पर भगवा मुरेठा बांधा, कुल मिलाकर उसे एक साधु के भेष में माघ मेले में खड़ा कर दिया। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप साहू ने चंदन नाम के छद्म बाबा से टीका लगवाया, फिर उससे गायत्री मंत्र पूछा।
गायत्री मंत्र का नाम सुनकर यह छद्म भेषधारी चंदन भागने लगा। प्रदीप साहू ने वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की कि माघ मेले में पहुंचे बाबाओं को गायत्री मंत्र तक नहीं आता। एक ही दिन में 60 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। वीडियो के नीचे लोगों ने टिप्पणी की, विशेषकर बौद्धिक बेईमानों ने इसे सत्य मानकर सनातन के खिलाफ अपनी दूषित सोच की उल्टियां करनी शुरू कर दी। जब पुलिस को पता चला, तब पुलिस ने प्रदीप साहू और छद्म वेशधारी बाबा चंदन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, व्यूज के जरिए पैसा कमाने के लिए यह स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया था। हम आपको सुनाते हैं पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। इस प्रकार के वीडियो डालने का उद्देश्य उसको वायरल कराकर तथा उस पर व्यूज बढ़ाना था, जिससे उसे पैसे की आमदनी हो सके तथा विज्ञापन भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से भ्रामक वीडियो डालकर माघ 2026 की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। मित्रों, सोचिए ये कितनी महीन साजिश है। जहां हम साधु संतों और ऋषि मुनियों को पूजते हैं, जिस संगम के तट पर साधुओं का मेला लगाया, जहां इटली से आकर लुक्रेशिया नाम की एक लड़की हिंदू धर्म अपनाती है, वहां पर डॉलर के लिए साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं ये प्रदीप साहू और चंदन जैसे लोग आज के गजनबी हैं, जो धन के लिए आस्था पर प्रोपोगेंडा से प्रहार कर रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई छद्म भेषधारी गजनबी हैं, जो भगवा आवरण ओढ़कर पाखंड के हथियार से सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। यही कारण है कि साधु संत आज के गजनबियों के आक्रमण से आहत हैं, क्रोधित हैं। हम आपको सुनाते हैं कि साधु संतों का इस मामले पर क्या कहना है। नकली कोई भी हो, नकली चीजें हो, नकली सामान हो, मिलावट कहीं भी हो, दिखावट कहीं भी हो, बनावट कहीं भी हो, उसका हमारे संस्कृति में कभी सम्मान नहीं है। यहाँ संतों ने एक नियम चलाया है कि अगर जिस भी खालसाधारी के यहाँ कोई नकली साधु रुकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मित्रों, जिन यूट्यूबर्स ने संगम के तट पर सनातन को बदनाम करने की साजिश रची, डॉलर बनाने के लिए छल किया, उन्हीं के वैचारिक बंधुओं ने दिल्ली में मस्जिद के नाम पर फरेब किया, प्रोपोगेंडा किया, झूठ बोलकर दंगा फैलाने की कोशिश की। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप और चंदन नाम के गजनबियों के वैचारिक वंशजों ने धन के लिए साधु संतों को बदनाम किया, लेकिन सलमान, एनएम रिजवी, खालिद और उमेर जैसे आज के गजनबियों ने धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक संदेश के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया। इन्होंने मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा की, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ। मित्रों, सोचिए, गजनबी तो धन और धार्मिक कट्टरता के लिए यह सब करता था। उसने सीधा आक्रमण करके लूटा, और ये सलमान, एनएम रिजवी, खालिद और उमेर जैसे यूट्यूबर झूठ बोलकर यूट्यूब से धन कमा रहे हैं और लोगों को भड़काकर धर्मांधता का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें आज के गजनबी कह रहे हैं। मित्रों, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर ये सनातन को सॉफ्ट टारगेट करते हैं। हम आपको कुछ पुरानी घटना याद दिलाना चाहेंगे, जब कुछ यूट्यूबर्स ने प्रोपोगेंडा से सनातन पर प्रहार करके खूब पैसा कमाया। 2030 में एक यूट्यूब चैनल ने एथीस्ट के नाम पर रामायण को ब्राह्मणों द्वारा लिखा बताकर इतिहास का सच ठहराने की कोशिश की। यह झूठ फैलाया गया कि रावण स्वर्ग चला गया। मार्च 2024 में एक यूट्यूबर ने विदेशी चैनल पर हिंदुज्म को बुरा बताया, नौजवानों को मिसलीड किया। 2025 में एक यूट्यूबर ने धर्मस्थल टेंपल पर एआई जनरेटेड फेक वीडियोस बनाकर लाखों लोगों को मिसलीड किया। मित्रों, ये जो आज के गजनबी हैं, ये एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। इनके लिए सनातन सॉफ्ट टारगेट है। इन्हें वो लोग खाद पानी देते हैं जो स्वयंभू उदारवादी बुद्धिजीवी कहलाते हैं, जो असल में बौद्धिक रूप से बेईमान होते हैं। जो लोग प्रदीप साहू और चंदन के बनाए फेक वीडियो पर हंसते हैं, वो सलमान, एनएम रिजवी, खालिद और उमर जैसे यूट्यूबर्स के फर्जी वीडियो पर उत्तेजित हो जाते हैं। वैचारिक रूप से छल करने वाले ऐसे ही लोगों पर योगी आदित्यनाथ ने वैचारिक प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है।
इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। मित्रों, बांग्लादेश पर मौन रहने वाले ऐसे ही लोगों को साधु संतों के अपमान पर आनंद आता है। जो लोग किसी फर्जी बाबा को खड़ा करके संत समाज का अपमान करते हैं, क्या वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सनातन उनका सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गजनबी के वैचारिक वंशजों की हिम्मत बढ़ती है और उन्हीं के वैचारिक साथी राम मंदिर परिसर में जाकर नमाज पढ़ने की जरूरत करते हैं। आज अयोध्या में पुलिस ने अहमद शेख नाम के संदिग्ध को पकड़ा। उसकी उम्र 50 साल है, श्रीनगर का ये रहने वाला है। वो राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अहमद शेख के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन ये कैसा विक्षिप्त है जो श्रीनगर से अयोध्या पहुंच गया और वो नमाज पढ़ना नहीं भूला। नमाज पढ़ने के लिए उसे राम मंदिर का परिसर ही दिखाई दिया। मित्रों, हो सकता है कि अहमद शेख किसी का प्रयोग हो, किसी का हो या ना हो, लेकिन ये कट्टरता का प्रयोग तो हो ही सकता है, जिसने राम मंदिर के पवित्र परिसर में नमाज पढ़ने का अशुद्ध प्रयास किया। मित्रों, याद रखना चाहिए, महमूद गजनबी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बार बार सनातनी आस्था पर चोट की थी। 1000 साल बाद फिर से ऐसी ही कोशिश हो रही है। गजनबी के वैचारिक वंशजों में से कोई मंदिर परिसर में तो कोई संगम के तट पर यही करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह प्रयास कुछ लोगों ने यूपी में किया, लेकिन डीएनए मित्रों, योगी राज में पूरब से पश्चिम तक कालनेमियों का इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ बदमाशों का भी इलाज हो रहा है। नए साल में यह सिलसिला लगातार जारी है। कल डीएनए में हमने आपको ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में चेन स्नैचिंग की वारदात के बारे में बताया था। इस खबर के कुछ घंटे बाद स्नैचिंग की कोशिश करने वाले बदमाश का भी इलाज हो गया है। आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी। बिसरक थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश को रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर उसने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। इस स्नेचर की पहचान राहुल यादव के रूप में हुई है। यह बदमाश मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है। गिरफ्तार होने के बाद वो किस तरह गिड़गिड़ा रहा था, ये भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। माफ कर दो, कभी नहीं आऊंगा सर, 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 माफ कर दो सर, कभी नहीं आऊंगा सर, माफ कर दो, माफ कर दो सर, कभी नहीं आऊंगा सर, माफ कर दो, माफ कर दो सर, कभी नहीं आऊंगा सर। डीएनए मित्रों, सोसाइटी के भीतर चेन लूटने की यह घटना चौंकाने वाली थी। अगर इस बदमाश का एनकाउंटर नहीं होता तो दूसरे बदमाशों का हौसला बढ़ता। कुछ और सोसाइटीज में भी इस तरीके की वारदात हो सकती थी। यही वजह है योगी फोर्स ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। अब उसका हाल देखकर दूसरे बदमाशों को सबक मिलेगा। आगे इस तरीके की वारदात को अंजाम देने से पहले वो इस बदमाश के हाल में जरूर सोचेंगे। डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश में ना तो अपराधी बचेंगे और ना ही कालनेमी। मित्रों, जैसा कि हमने आपको 1 मिनट पहले ही बताया था, आज के सोशल मीडिया वाले गजनबी धन के लिए सनातन आस्था पर चोट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सियासी विस्तार के जरिए इस्लामिक कट्टरता का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। मौजूदा सियासत में इसके चैंपियन हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी राजनीति धर्म की धुरी पर चलती है। राजनीति में धर्मांधता की नई परिभाषा गढ़ने वाले ओवैसी ने आज एक नया शिगुफा छोड़ा। उनके शिगुफे के टैगलाइन है हिजाब वाली प्रधानमंत्री, जिसका अर्थ यह है कि ओवैसी साहब देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो ओवैसी साहब जिनका लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, सांसद तो छोड़िए, जो लोकसभा चुनाव में महिला को टिकट तक नहीं देते हैं, उन्हें देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए। जाहिर है उस टैगलाइन के पीछे उनका वोट वाला उद्देश्य है। इसीलिए आज हम ओवैसी साहब के हिजाब वाले ये जो उन्होंने नया एक बयानबाजी की है उसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, नवंबर में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो हिंदुस्तान में ममदानी वायरस फैलने लगा, जिसने बेहद तेज गति से कुछ धर्मांतरों के विचारों को दूषित कर दिया। ममदान वायरस से पीड़ित लोग दिन रात सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं तो कोई मुस्लिम भारत का पीएम क्यों नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम मुंबई का मेयर क्यों नहीं बन सकता।
कोई मुस्लिम दिल्ली का सीएम क्यों नहीं बन सकता? अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि कोई हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। पहले सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और डीएनए में आज का संदेश, उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र कीजिए जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।